देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि हमारे बहुत थोड़ा लंबा गैप हो चुका है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने पोस्ट पे आपको अपडेट किया था कि मेरे इंटरनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। बट जैसे इंटरनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, इसकी तैयारी में लग गया। ठीक है बच्चों, हमने देखे थे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग, राइट? सो वी हैव सीन अबाउट द ड्रग्स। सो हमने देखे थे कि ड्रग्स के 2 प्रकार थे। जैसे हमने देखे थे कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग which are mainly in our, we have to study in our pharma. That drug is called, first is called directly acting drugs. डायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या होते हैं? जो निकोटिनिक और मस्कैनिक रिसेप्टर पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, दीज आर डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। एंड वी हैव द इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है, इस इनडायरेक्टली एक्टिंग के 2 हिस्से हमने देखे थे, ये सारे हम देख चुके हैं बच्चा। सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो, सो उसके 2 वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है। 2 वीडियोस हमारे फॉर्मेट के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्टिंग में हमें 2 देखे गए। सबसे पहले विच इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल एंड सेकेंड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ड्रग्स एंड इरिवर्सिबल ड्रग्स। ओके, तो ये हमने देखे थे। नाउ ये जो रिवर्सिबल ड्रग्स है, इस रिवर्सिबल ड्रग्स में मैंने 2 प्रकार देखे। द फर्स्ट वाज एज ए लाइपिड सोल्यूबल एंड सेकंड इज कॉल्ड वाटर सोल्यूबल। ये हमने इधर तक हमने देख लिया था। ओके बच्चा, सो देखा, जैसे मैं कुछ रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए कि व्हाट इज एक्चुअली अ लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड व्हाट इज एक्चुअली अ वाटर सॉल्युबल ड्रग। जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल लीजिए कि व्हाट इज एक्चुअली अ लिपिड सॉल्युबल ड्रग। लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अमीन। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली अ टर्शियरी अमीन? टर्शियरी अमीन, it is a amine in which the nitrogen it is attached with 3 alkyl groups, right? So nitrogen it is attached with 3 alkyl groups, that is called tertiary amine. So जो tertiary amine होता है वो मतलब जो tertiary aspect होते हैं वो lipid soluble है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ऑफ क्वाटरनरियन आयन। What is actually a quaternary ion? As you know, the nitrogen it attaches to 4 groups or 4 aspect and bears a positive charge ion. So that's all. So bears a positive charge and due to that positive charge it becomes a water soluble। क्योंकि आपको पता है कि वाटर में कौन सोल्यूबल होता है? जिसके ऊपर आयन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होता है। सो अब देख, ये जो ग्रुप है हमारा विच इज कॉल्ड लिपिड सॉल्युबल, मुझे पता ये जो लिपिड सॉल्युबल हुआ, ये लिपिड सॉल्युबल अब आयोनिक है क्या? नहीं। इट इज आयोनाइज्ड है क्या? नो। इट इज नॉन आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड है क्या? नहीं। अगर ये आयोनाइज्ड नहीं है तो ये पोलार है क्या? नहीं, क्योंकि पोलार होने के लिए उसको 2 पोल्स चाहिए, एक पॉजिटिव पोल, वन इज अ नेगेटिव पोल। एंड व्हेन यू हैव दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, व्हेन द आयन इज आयोनाइज्ड और व्हेन दैट एस्पेक्ट इज आयोनाइज्ड, उसके बाद ही वो पोलार होगा। ओके, नाउ बच्चा, अगर वो आयोनाइज्ड नहीं है, वो पोलार नहीं है, तो यहाँ पे उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है कि इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस कर सकता है। What is actually a blood? BBB. BBB is called blood brain barrier. What is actually a blood brain barrier? मतलब वो GIT में प्रवेश कर सकता है, वो ब्रेन में प्रवेश कर सकता है, वो आई में भी प्रवेश कर सकता है। सो दैट इज एक्चुअली अ ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब कोई भी लिपिड सॉल्युबल एस्पेक्ट का ड्रग हुआ तो वो BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर कैन क्रॉस कर सकता है। ओके, मतलब वो GIT में प्रवेश कर सकता है, इट कैन एंटर इनटू द ब्रेन डायरेक्टली, विच कैन एंटर इनटू द आई। ठीक है, लेकिन जो आयन आयोनाइज्ड है, ओके, जो आयोनाइज्ड है, मतलब यहाँ पे कौन आयोनाइज्ड है? दिस इज अबाउट द वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। ये जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है विच आर आयोनाइज्ड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एज वेल,
ये जो होते हैं ना, ओके, ये जो होते हैं ना, ये आयोनाइज्ड होते हैं। अब जैसे ही ये आयोनाइज्ड होते हैं, ये बन जाते हैं पोलार। अगर पोलार हो गए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब इट कैन नॉट गोज इनटू द आई, इट कैन नॉट गो इनटू द ब्रेन, इट कैन नॉट गो इनटू द GIT। सो इसलिए इसमें एक ड्रग बताते हैं कि लिपिड सॉल्युबल में देयर इज इंपॉर्टेंट ड्रग विच इंक्लूड इन द लिपिड सॉल्युबल, दैट इज द फाइजोस्टिग्मन। और यहाँ पे नियोस्टिग्मन। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था बच्चे। नाउ वी हैव टू सी, देख इस लेक्चर में हमें क्या देखना है कि इस स्मॉल और शॉर्ट वीडियो में लेक्चर में मैं आपको पहला एस्पेक्ट मतलब यूजेस ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग की तरफ ले चलूंगा। किधर ले चलूंगा? वी हैव टू गो टुवर्ड्स यूजेस ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, मतलब जो ड्रग्स लिपिड में सोल्यूबल होते हैं वो, मतलब जैसे हमने एग्जांपल देखा था दैट्स ऑफ योर फाइजोस्टिग्मन। दैट इज ऑफ योर फाइजोस्टिग्मन बच्चा। ना इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग के यूजेस को देखने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट में इसको स्टडी करना है। कितने में? वी हैव टू स्टडी दिस यूजेस ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इन द 3 कंडीशंस। लेट्स सी कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन ACG। व्हाट इज एक्चुअली ACG मास्टर? आई विल टेल यू। सेकंड वी हैव टू सी इन एट्रोपिन पॉइजनिंग, and third we have to see in the SD और AD। अब बता मास्टर व्हाट इज एक्चुअली SD और व्हाट इज एक्चुअली AD मास्टर? सब बता था, वेरी कॉन्सेप्चुअल बता। ओके, ACG is actually called as angle closure glaucoma। इसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड एज एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब ये जो है ना एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, इसको हम सेपरेट टॉपिक एज अ ग्लाउकोमा में स्टडी करेंगे। सो तुझे इसको बारे में कोई ध्यान देना नहीं है, सिर्फ इतना याद रख कि एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए कोई भी ग्लाउकोमा हुआ, अगर इस ग्लाउकोमा को हमें ट्रीट करना है तो मतलब हमें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसे ड्रग्स देने पड़ेंगे ग्लाउकोमा में जो BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाएंगे। अब मुझे ये बात तू बता कि ऐसे कौन से ड्रग्स होते हैं विच कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? आइदर दे आर लिपिड सॉल्युबल और दे आर वाटर सॉल्युबल। वेरी गुड, दे आर लिपिड सॉल्युबल। मतलब तुझे एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स देने पड़ेंगे, right? We have to give lipid soluble drugs, and the very important example of lipid soluble drug is called Physostigmine. So we have to give Physostigmine, right? So इसके बारे में कुछ इतना हमें अभी तो नहीं पढ़ना है कि एक्चुअली व्हाट इज ACG। ACG मतलब क्या होता है? एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा। इसमें क्या हो जाता है, आपका जो प्यूपिल है, ओके, या फिर आपकी जो आई लेंस है, उस आई लेंस को होल्ड किसने करके रखा है? सिलियारी मसल्स। अब होता ऐसा है ना, जो आपकी सिलियारी मसल्स है उनकी कंट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है, या फिर उसमें बिगाड़ आ जाता है उसके कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में। सो वहाँ पे आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग काम करते हैं एज इन ACG। हम देखेंगे आगे हमें ग्लाउकोमा एज अ सेपरेट टॉपिक स्टडी करना है, तो बहुत डिटेल के साथ लेगा तेरा मास्टर। बट अब यहाँ पे याद रख कि ACG में लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स यूज होते हैं बिकॉज एज एग्जाम्पल फाइजोस्टिग्मन, राइट? सेकंड, एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई। ओके, व्हाट इज एक्चुअली एट्रोपिन पॉइजनिंग ये भी देखेंगे। ये एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पॉसिबली देखेंगे कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग होना मतलब क्या होता है। देख बच्चा,
एट्रोपिन ना ऐसा ड्रग है जिस ड्रग को हम जब देते हैं एज इंट्रावीनस, तो हम क्या करते हैं, इस ड्रग को थोड़ा थोड़ा देते हैं, ठीक है। सो जब इस ड्रग को हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन अटेन्स करने हैं। जब तक साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन आ गए तो हम एट्रोपिन की क्वांटिटी बंद कर देते हैं, लेकिन जब तक साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन नहीं आते हमें एट्रोपिन देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। एज इन अ पर्सन ऑफ केस ऑफ लाइक एग्जाम्पल लेते हो मैं कि फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है और उस फार्मर को, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है या फिर द पर्सन इज फार्मर बाई प्रोफेशन, और उस फार्मर को हो गई है OP poisoning. What is actually OP poisoning? It is organophosphorus poisoning and that happens due to the organophosphorus compound. जब वो खेत में फवारनी कर रहा था on that aspect और due to this condition क्या हो जाता है, कभी कभी वो फर्टिलाइजर हमारे स्किन पे चले जाते हैं और वो फर्टिलाइजर इतने ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो स्किन में डीप डाइव कर जाते हैं। अगर उस फार्मर ने 2-4 दिन तक नहाया नहीं मेरे जैसा, तो वो जो फर्टिलाइजर उसके हाथ पे लगते, स्किन पे लगते, वो बहुत ज़्यादा डीपली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उसमें ओपी पॉइजनिंग होने का चांस होता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तब उस केस में हम एट्रोपिन देते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो यहाँ पे भी एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइजोस्टिगमिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है बच्चा। ना लास्ट है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एसडी और एडी। व्हाट इज एक्चुअली एसडी एडी मैट्स? देख, एसडी एडी क्या होता है ना, इसको मैं सेपरेट पेज पे पढ़ाऊंगा। ये थर्ड यूज है, लास्ट यूज है, सॉरी। एसडी और एडी, एसडी इज कॉल्ड सेनाइल डिमेंशिया और एडी अल्जाइमर डिमेंशिया। देख, अब देखने जाए तो दोनों ही चीज सेम है, उसमें कोई डिफर नहीं है। सेनाइल डिमेंशिया इज ऑल्सो नोन एज अल्जाइमर्स डिमेंशिया, सो नो डिफर, राइट। अब इस कंडीशन में हमें फाइजोस्टिगमिन ड्रग देनी है, बट क्यों? व्हाट इज एक्चुअली सेनाइल डिमेंशिया मास्टर? लेट्स सी। देख बच्चा, तुझे पता है डिमेंशिया क्या होता है? तूने CID के एपिसोड्स नहीं देखे क्या? उसमें वो बताते हैं इस पर्सन को डिमेंशिया है, इसके फादर को डिमेंशिया है। व्हाट इज डिमेंशिया? डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। क्या होता है ना कि आपका ये ब्रेन है, इस ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, यस मैस, दिस इज कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई ऑफ we called it as a basal nuclei of Meitner's। ओके मास्टर, लेकिन इसमें होता क्या है मास्टर? देख, इस बेसल न्यूक्लिया ऑफ मेटनर्स में देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ एसिटिल कॉलिन। ओके, ये एसिटिल कॉलिन है मास्टर। यस बच्चा। सो इन द बेसल न्यूक्लिया ऑफ मेटनर देर इज ए ACTH विच इज एसिटिल कॉलिन, राइट। मतलब उसमें एसिटिल कॉलिन बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज ऑफ योर बेसल न्यूक्लिया ऑफ मेटनर। अब क्या हुआ ना, इन द बेसल न्यूक्लिया ऑफ मेटनर देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ एसिटिल कॉलिन। जब अ पर्सन जिसकी उम्र हो गई है ग्रेटर ईयर 60 ईयर्स, उस पर्सन के शरीर में इस बेसल न्यूक्लिया ऑफ मेटनर में एसिटिल कॉलिन की मात्रा कम होने लगती है। ओके, अब जब एसिटिल कॉलिन की मात्रा कम होने लगती है, so there is a symptom of loss of memory. There is a symptom of loss of attaining of memory.
व्हाट इज एक्चुअली अटेनिंग ऑफ मेमोरी? स्टोरिंग ऑफ मेमोरी। मतलब वो पर्सन कुछ भी मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाता। दैट इज ओके। व्हेन दिस कंडीशन हैपेंस, दिस condition is referred as senile dementia, or this condition is referred as Alzheimer's dementia. ओके मतलब मास्टर मोटा मोटा बात करें तो इस पर्सन में ACTH एसिटिल कोलिन की मात्रा कम हो रही है। वेरी गुड। अब ऐसा जब होता है तो हमें इसको ट्रीट करनी पड़ती है। क्या ट्रीट करें मास्टर? अगर उसमें एसिटिल कोलिन की मात्रा कम हो रही है तो मुझे बता कि क्या ट्रीटमेंट तेरे को पॉसिबली लग रही है। अगर मास्टर अगर उसके सिम्टम्स ऐसा है, इट हैविंग सिम्टम्स ऑफ कि उसमें एसिटिल कोलिन की मात्रा अगर कम हो रही है तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं कुछ ऐसी ड्रग दूं जो एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को कम ही ना करे, तो या फिर मैं कुछ ऐसी ड्रग दूं, मुझे बता ड्रग एसिटिल कोलिन को जब उसका काम खत्म हो जाता है तो मेटाबोलाइज कौन करता है? ऑब्वियसली एसिटिल कोलिन एस्टरेज, मतलब जो एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को बंद करती है। अगर ऐसी ड्रग दूं जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज को ही बंद कर दे, तो इनहाइबिट कर दे, तो जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज को इनहाइबिट कर दे, मतलब कुछ ऐसी ड्रग दे जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज को इनहाइबिट कर दे। जैसे ही एसिटिल कोलिन एस्टरेज का इनहाइबिट हो गया तो एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, और एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म बंद हो गया तो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगी, इट गोज इंक्रीज। ओके, सो इसके लिए इसको बंद करने के लिए आई विल गिव ए लिपिड सॉल्युबल ड्रग व्हिच इज कॉल्ड फाइजोस्टिगमिन। बच्चा कौन सी दे दी मैंने ड्रग? आई गिव एज अ फाइजोस्टिगमिन। डन? ओके मास्टर। सो मैंने फाइजोस्टिगमिन दे दी। अब हुआ क्या बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि फाइजोस्टिगमिन इज अबाउट 99% ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। कितना? इट इज अबाउट 99% ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाली जो ड्रग है दैट इज ऑफ फाइजोस्टिगमिन। अब ये जो आपकी फाइजोस्टिगमिन है जो 99% ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, तो उसने क्या किया, कुछ ड्रग्स का कंटेंट या फिर कुछ ड्रग्स वो चली गई ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में गई, और सम ड्रग गोज आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब जैसे ही वो ब्रेन में गई तो उसने क्या कर दिया, जो एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को मेटाबोलाइज कर रहा था दैट इज ऑफ एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ओके, सो ये जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज था, जो एसिटिल कोलिन के प्रोडक्शन को मेटाबोलाइज कर रहा था, उसको उसने बंद कर दिया। तो ब्रेन में जैसे ही एसिटिल कोलिन एस्टरेज का मतलब एस्टरेज इनहाइबिट हो गया, एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन मेटाबोलाइज्म बंद हो गया, तो तुरंत ही एसिटिल कोलिन की प्रोडक्शन बंद हो गई। और जैसे ही प्रोडक्शन बंद हो गई, उस पर्सन की जो डिमेंशिया था वो ट्रीट हो गया। डिमेंशिया ट्रीट हो गया। कितना सही, बहुत सही। ओके, अब बच्चा इतना तो हमें समझा कि मैंने ये कर दिया तो उसके एसिटिल कोलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया और डिमेंशिया ट्रीट हो गया। लेकिन फाइजोस्टिगमिन कुछ बाहर भी, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन भी कुछ इफेक्ट्स दिखा रहा, और इसको कहेंगे हम एज अ साइड इफेक्ट। यस, इट कम्स विद सम साइड इफेक्ट्स। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के साथ आता। चलिए देखते क्या है, व्हाट आर दिस साइड इफेक्ट्स। ओके, हमें पता है कि आउटसाइड ऑफ द ब्रेन वी हैव अदर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, राइट? We have N receptor or we have M receptor as a nicotinic receptor and the muscarinic receptor. अब निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करे उतना तो उसका
ये नहीं, क्योंकि एन एन है और एन एम है। न्यूरोमस्कुलर को ऑप्टिमल स्टिम्युलेशन चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो वो काम करता है वरना नहीं करता। और अगर नर्व का स्टिम्युलेशन करना है तो आपको बहुत पिक्यूलर होना पड़ेगा, ड्रग की उतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। ओके, सो तभी वो एन एन तक, मतलब नर्व टू नर्व जंक्शन में जाके वहां पे वीकनेस वगैरह, फैटिजिबिलिटी एक्सेट्रा सिम्टम्स डेवलप करेगा, वही तो नहीं। सो मेजर इफेक्ट्स कहाँ आता है? एम पे। मेजर इफेक्ट शोन ऑन द मस्कैरेनिक रिसेप्टर। लेट्स सी क्या दिखते हैं इसके साइड इफेक्ट। सबसे पहले वी हैव एम रिसेप्टर। ओके, हमें पता है कि M1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द स्टमक। सो हमें पता है खाओ पियो दिल लगाओ बाकी काम बाद में, स्टमक में। अब आपको पता है कि एक्चुअली इट इज पैरासिम्पैथेटिक, मतलब अगर वो फाइजोस्टिग्मिन स्टिम्युलेट हो गया और उसने M1 रिसेप्टर को एक्ट कर दिया, तो ड्यू टू दैट पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी स्टमक में क्या हो जाता है, जो उसका एसिड है, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया, उस पर्सन सफर्स फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। ये साइड इफेक्ट दिखने लगेगा फ्रॉम द GIT। अब सेकंड M2, M2 प्रेजेंट इन दी ऑफ योर हार्ट। सो जैसे मैंने बताया खाओ पियो दिल लगाओ बाकी काम बाद में। इन द हार्ट हमें पता है कि जैसे ही उस ड्रग का इफेक्ट हो गया M2 पर, सो ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वी नो द हार्ट रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होती है उसमें जो हार्ट का इफेक्ट होता है, विच इज कॉल्ड वी दैट इज अल्टरिंग ऑफ द हार्ट रेट, वी कॉल्ड एज अ क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। सो यहाँ पे ये जो है इट शोज एज अ negative chronotropic effect which is called as a bradycardia। मतलब that person suffering from a bradycardia which is decrease in the heart rate। बाप रे, कितने सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। M3 पर भी देख लेते हैं। M3 पर क्या आते हैं? अब आता आपका बाकी का सारा एस्पेक्ट, ब्लैडर आ जाता। ओके, सो M3 मतलब M3 ब्लैडर में भी M3 रिसेप्टर है। अब जैसे फाइजोस्टिग्मिन आउटसाइड ऑफ द ब्रेन व्हेन इट वर्क्स ऑन द M3 रिसेप्टर व्हिच इज एट द ब्लैडर, ब्लैडर पे जैसे उसने वर्क कर दिया तो ब्लैडर में क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथिक ब्लैडर को क्या कर देता है, पैरासिम्पैथिक ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन बाहर गिरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, ब्लैडर पर काम करता है। फिर उसके बाद इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्यूपिल, क्योंकि M3 रिसेप्टर प्यूपिल में भी होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द M3 रिसेप्टर द प्यूपिल, जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो गई, सो प्यूपिल को वहां पे मियोसिस हो जाता है, मतलब देयर इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे मतलब। और GIT में भी M3 रिसेप्टर होता है ना, राइट। सो GIT में भी M3 रिसेप्टर होता है, तो GIT का जो भी स्टिम्युलेशन है वो बाहर गिरने लगेगा, मतलब द पर्सन ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डायरिया। ओके, सो इतने सारे क्या है, सिर्फ साइड इफेक्ट्स, इतने सारे साइड इफेक्ट्स। मतलब हम उस पर्सन का डिमेंशिया तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे उसको गिफ्ट्स दे रहे हैं कि उसको हाइपर एसिडिटी भी दे रहे हैं, उसको ब्रैडिकार्डिया भी दे रहे हैं, उसका यूरिन आउटपुट भी बढ़ा रहे हैं, उसका मियासिस भी कर रहे हैं, उसका को डायरिया भी दे रहे हैं, इतने सारे साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं, इतने सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो ये ठीक होगा क्या? हाँ? मतलब मुझे पता है कि डिमेंशिया को ठीक करना इट इज अवर प्राइम मोटिव, बट दिस इज नॉट द पर्सपेक्ट बच्चा, कि उसका डिमेंशिया आप ठीक कर रहे हैं, कौन इसको गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब डॉक्टर ने सोचा कि हम कुछ अलग दवाई ढूंढते हैं, लेकिन है भी नहीं ना। फाइजोस्टिग्मिन इज लिपिड सॉल्युबल एंड नियोस्टिग्मिन इज वाटर सॉल्युबल, दैट्स इट। सो डॉक्टर ने सोचा अगर हम फाइजोस्टिग्मिन के साथ कुछ एक और ड्रग एज अ कॉन्जुगेटिव ड्रग दे, तो जो सिर्फ और सिर्फ एक M को ब्लॉक करे, M पर काम करे, और लेकिन ब्लॉक किसको करे, M रिसेप्टर को ब्लॉक करे। तो डॉक्टर ने सोचा, एंड द डॉक्टर गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग
Doctor gives a combination of drug, neostigmine with atropine. Okay, atropine, it is a ऐसी ड्रग है atropine. Atropine is a one kind of a drug बच्चा कि जो only works, only act on nicotinic receptor and blocks दी मस्कैरनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है. मतलब अगर एट्रोपिन उसके साथ दे दी तो वो मस्कैरनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी. मतलब अगर मस्कैरनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो ये सारे गिफ्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. समझा? सो इन दिस एस्पेक्ट इट इज अ फाइजोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन हम ये दे रहे थे. ठीक है. सो इसके साथ ये एक्ट कर रहे हैं. सो मतलब फाइजोस्टिग्मिन के साथ वी हैव टू गिव एट्रोपिन एज वेल. ठीक है बच्चा. अब ये तो है कि हमने ये दे दी. ओके ये, लेकिन हमें पता है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या शांत बैठते हैं क्या? सो देख बच्चा, क्योंकि क्या होता है ना कि फाइजोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन दे दी तो ऑब्वियसली सेनिल डिमेंशिया ठीक हो गया, बट इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस. सो हमने क्या कर दिया? सो डॉक्टर द साइंटिस्ट ऑल्सो फाइंड ए डिफरेंट ड्रग which is called tacrine. Okay, they find the drug called as a tacrine. Okay, in initial phase tacrine was, this is very important word that I am written in this hyphen as well as this two brackets. This was the drug of choice. Why master this was the drug of choice and why it is not the drug of choice? Because पहले हमें पता था कि और टैक्रिन दे दी तो दोनों मतलब नॉट इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ द मस्कैरनिक एस्पेक्ट्स साइड गिफ्ट्स और इट ट्रीट्स द सेनिल डिमेंशिया और अल्जाइमर डिमेंशिया एज वेल. बट इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिले. क्या मास्टर? हुआ ऐसा कि इसको देने की वजह से जब वो पर्सन कंज्यूम्स दिस टैक्रिन फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, क्योंकि ये ड्रग बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक क्यों कंज्यूम करना पड़ा? क्योंकि ये ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है. व्हाट इज शॉर्ट एक्टिंग? बहुत कम समय तक के लिए काम करती है. मतलब इट कंज्यूम, फॉर एग्जांपल उस पर्सन को ये ड्रग दिन में 4 बार देनी पड़ती थी, 4 times a day. सोच, a drug which is given 4 times a day. हम खाना ही 3 बार खाते हैं लेकिन ड्रग उसको देनी पड़ती थी 4 times a day. Then the person treats और ऐसा पर डे ऐसा चलता रहता था. इसलिए द ड्रग वॉज वेरी शॉर्ट एक्टिंग. एंड ड्यू टू ऑल्सो अनदर वन रीजन, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हिपैटोटॉक्सिसिटी इन दैट पर्सन. ओके, व्हाट इज एक्चुअली हिपैटोटॉक्सिसिटी? दैट पर्सन का लिवर टॉक्सिक करा देता था या फिर पर्सन की लिवर डैमेज करा देती थी ये ड्रग. इसलिए दिस ड्रग वाज चॉइस एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अल्जाइमर्स डिमेंशिया. फिर उसके बाद डॉक्टर ने सोचा हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो दवाई ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी. सो डॉक्टर ने बना दी. सो दे प्रोड्यूसेस 3 ड्रग्स. वन इज कॉल्ड doneprazile, rivastigmine and galantamine. These are the drug for choice. Very important. These are the drug of choice for Alzheimer's dementia. अल्जाइमर्स डिमेंशिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, देयर आर 3 ड्रग्स व्हिच इज कॉल्ड doneprazile, rivastigmine and galantamine, right? So these are the drug choice for Alzheimer's dementia because these are the drugs which are crosses about 99% of blood-brain barrier and they treats the Alzheimer's dementia. ठीक है. उसके बाद भी कुछ ड्रग्स है that can be also given like memantine है और एड्यूकैन्यूमैब भी है. So these are some drugs which are given as a for the treatment of Alzheimer's dementia. Okay बच्चा. So
सो हमने देखा कि these are the three main uses of the lipid soluble drug. First was the ACG, which is angle closure glaucoma, atropine poisoning, and the last is called senile or Alzheimer's dementia. So senile को हमने deep पढ़ा, बाकी के दोनों को आगे आएंगे, वो हम देखेंगे in the glaucoma topics as well. So in the next lecture we are starting about the uses of water soluble drugs. So कैसा लगा आपको ये वीडियो? Do let me know in the comment section. Hope you like this video. Keep sharing and do comment कि कैसा लगा मास्टर.